सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का कानून बहाल कर दिया गया और इसके खिलाफ दरख्वास्तें अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दी गई हैं। फैसले का ऐलान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लाइव कार्रवाई के दौरान किया। अप्रैल में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमत को इस कानून पर अमल दरामद से रोक दिया था। जस्टिस ईसा ने हलफ उठाने के अगले ही रोज फुल कोर्ट इजलास में दरख्वास्तों पर समाअत शुरू की, जिसे तमाम चैनल्स ने तारीख में पहली बार बराह रास्त दिखाया। अब आगे होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून बनने के बाद चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार अब आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। चीफ जस्टिस का अज़खुद नोटिस का इख्तियार महदूद हो जाएगा, जबकि बेंचों की तश्कील और अज़खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। यही कमेटी बुनियादी इंसानी हुकूक के मामलात कम अज़ कम 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच को भिजवाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर 14 रोज में समाअत होगी, जबकि अहम नौयत के मामलात के मुकदमात 14 रोज के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तजियाकार नुसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और हसन अयूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन, आपकी इजाज़त से मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से शुरू करना चाहूँगी। मलिक साहब, ये फैसलों का इतलाक माजी पर नहीं होगा, यानी नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब भी इस फैसले के खिलाफ जो अपील है वो दायर नहीं कर सकेंगे, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस फैसले के हवाले से, अगरचे इस फैसले में जो तीसरा फैसला, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक तो अज़खुद नोटिस जो है वो इख्तियार चीफ जस्टिस का होगा या 3 रुकनी बेंच का होगा, इसी तरीके से ये फैसला कि क्या अपील का हक 184 के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास आज से होगा या माजी से इसका इतलाक होगा। तो मेरे ख्याल में आज से ऑनवर्ड जो होंगे वो होगा। उससे माजी में जो अपील का राइट था वो अब मेरे ख्याल में नहीं दिया गया, और इस लिहाज से मियाँ नवाज शरीफ हों या जहांगीर खान तरीन हों, वो इस फैसले का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता ये कहना कि अब मियाँ नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं हो सकेगी, ये एक डिफरेंट मैटर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस में जो उसका मेन फैसला था उसमें मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करार दिया था, और उसके बाद अल अजीज़िया वाला केस जो कि उनका वो जिसमें उनको सज़ा हुई, और दूसरा केस था मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एवन फील्ड का। तो मेरे ख्याल में अल अजीज़िया और एवन फील्ड वाले जो केसेस हैं उसमें मियाँ साहब के ये मुकदमात जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर 20 अक्टूबर 2020 वाली पोजीशन पे सूरत हाल चली जाती है, मियाँ नवाज शरीफ सरेंडर करते हैं और उनका वहाँ पे उसी केस की समाअत शुरू हो जाती है, तो अगर वो उन्हें बेल आउट करार दे दें तो मियाँ नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो सकती है, और अगर वो अपने फैसले को बरकरार रखें तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगा। तो ये कहना कि इस फैसले का इतलाक मियाँ नवाज शरीफ का होगा फौरी तौर पर, ये भी बात ठीक है कि वो इसका मुस्तफ़ीद इससे नहीं होंगे, लेकिन ये कहना कि इस फैसले के बाद मियाँ नवाज शरीफ या जहांगीर खान तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं हो सकेगी, उनकी सज़ा ख़त्म नहीं हो सकेगी, मेरे ख्याल में ये दूसरा मामला है। ठीक है जी। हसन यूसुफ, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने मलिक साहब को भी सुना, तो हसन साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जैसे कि मलिक साहब ने भी फरमाया, तो नून लीग के लिए ये फैसला कैसा फैसला है? कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 184(3) की, उसको रेगुलेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्ट को इन्फोर्स करके। तो अब ये चीज अगर आप देखें तो 184(3) के जो मुकदमात थे, अब एक तो उनके हवाले से जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी करेगी, दूसरा जो कम से कम 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाता है तो उसमें कम से कम जो है वो 5 रुकनी बेंच उस केस की समाअत करेगा। और ये जो जिस दिन से ये कानून नोटिफाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, गालिबन को 20 अप्रैल की डेट है, तो ये कानून 20 अप्रैल 2023 से नाफिजुल अमल है, आज से नहीं। तो यानी इन बिटवीन 20 अप्रैल से आज तक जितने भी फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, चाहे वो नैब तरामीम के हवाले से केस मुकदम करार देना या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर है, उस केस को भी, जो उस कानून को भी मुकदम करार देना,
तो इन दोनों मुकदमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपील का हक है वो अब मौजूद होगा। अब फेडरेशन जो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर को अगर उसके ऊपर जो है वो अपनी जो है वो अपील फाइल करती है, तो इस केस को वो जजेस नहीं सुनेंगे जिन्होंने ये पहला केस सुना था। अपील जो है वो डिफरेंट बेंच ऑफ जजेस के सामने जाएगा और बेंच भी बड़ा होगा। अब अगर अपील जाती है किसी और बेंच के सामने, तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर जो है वो जो है वो कानून भी बहाल हो जाए। अगर वो कानून बहाल हो जाता है तो फिर आप ये देखें कि मजीद जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें जैसे जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं या बी नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वो केसेस उसमें रिव्यू का स्कोप भी एनलार्ज होगा और उन केसेस की समाअत भी मुमकिन हो सकेगी दोबारा। तो बात तो डॉक्टर साहबा बड़ी सिंपल है, अगर तो नियत हो को काम करने की तो फिर राहें जो है वो निकल आती हैं, और अगर किसी बंदे को अगर फिक्स करना है तो फिर वो जो एक पहले से खुला हुआ दरवाजा होता है वो भी बंद कर दिया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब के जो मामला हैं, जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़ी करेक्टली जो है वो बात पॉइंट आउट की है कि 2 मुकदमात 2 अपील्स उनकी पेंडिंग है बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगर वहां से उनको रिलीफ मिल जाता है, इन केस अगर रिलीफ मिल जाता है, तो फिर उनकी जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले ही जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो मैक्सिमम जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है वो 5 साल कर दी है, और उसके बेनिफिशियरी सिर्फ नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब नहीं है, बल्कि इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। तो उनकी भी जो नाअहली की मुद्दत है वो मैक्सिमम 5 साल होगी। अच्छा मलिक साहब, ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए रूल्स में तरमीम कर सकती है तो फिर आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो कवानीन हैं उसमें खुद इत्तेफाक राय से तरमीम करे? देखिए, मेरे ख्याल में एजाजुल एहसन साहब की राय अपनी उनकी राय हो सकती है। जब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के ही कानून साजी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का क़याम है, मुल्क के तमाम इदारे जिस आइन के तहत बनते हैं और जिस आइन को पार्लियामेंट बनाती है वो पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। अब ये कहना कि पार्लियामेंट जो है वो अगर कई कवानीन बना सकती है या उनके रूल्स बना सकती है या नहीं बना सकती, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के इख्तियारात को चैलेंज करने वाली बात है। कोई भी इदारा हो, अगर आर्मी चीफ का एक इदारा मौजूद है, फौज का एक इदारा है, उसका एक आर्मी चीफ होगा, तो इसका फैसला भी आइन के जरिए किया गया और आइन पार्लियामेंट ने बनाया। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का हक हासिल है, रूल्स बनाने का हक हासिल है, और एक अच्छा फैसला इस लिहाज से इसे कहा जा सकता है कि एक फर्द वाहिद के पास अगर इख्तियार था कि वो आज खुद नोटिस ले सकता था, अब 3 रुकनी जो सीनियर जजेस होंगे वो उसका आज खुद नोटिस ले सकेंगे। और ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं वो कम हो रहे हैं, ये इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद ताकतवर बनाया जा रहा है कि किसी एक फ़र्द के ऊपर तो बहुत तनकीद हो सकती है कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से ये फैसले किए हों, लेकिन अगर 3 सीनियर जजेस उसमें शामिल होंगे तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तनकीद कम होगी। लेकिन ये तमाम इदारों को बहरहाल मान लेना चाहिए, अगर मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है तो पार्लिमान ही सुप्रीम है और पार्लिमान ही कानून साजी या आइन के अंदर तरामीम कर सकती है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ज़रा सियासत की तरफ आ जाते हैं। हसन अयूब साहब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उनकी वापसी के लिए 21 से पहले जितने भी जलसे थे सब मनसूख कर दिए गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी जो वर्कर्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो बची रहे उस दिन के लिए, उनका मोराल ज़ाहिर बात है बुलंद है। काफ़ी सालों के बाद उनके लीडर वापस आ रहे हैं, क्योंकि लीडर का होना और लीडर का मुल्क में ना होना दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती हैं। क्या देखते हैं आप नून लीग के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद जो नून लीग के वर्कर्स हैं, उनकी एनर्जी, उनका एंथुसिज्म, उनका जोश वलवला, ये जो मोराल है कितना बुलंद होता देखते हैं आप? डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इससे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब ने बात की है, इसमें कुछ चीज मैं एडिशन करना चाह रहा हूँ, मैं उनकी बात को आगे लेके बढ़ना चाह रहा हूँ। जी जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो खालिक है वो आईने पाकिस्तान है, और आईने पाकिस्तान का जो खालिक इदारा है जिसने वो तशकील दी है, बनाया है, वो जो है वो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है।
तो पार्लियामेंट जो है वो, और बेसिकली आईने पाकिस्तान है तो बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट हर वो कानून बना सकता है, हर वो रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट की कर सकता है जो कि आईने पाकिस्तान से मुतसादम ना हो। एक बात तो ये मैंने कहा, मैंने इसको क्लैरिफाई कर दूं कि पार्लियामेंट वो कानून साजी नहीं कर सकता, वो माइक्रो मैनेज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, जहां से इख्तियार पार्लियामेंट ने जहां से इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान ने दिया हो। तो ये बड़ी क्लियर हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो था ये आईने पाकिस्तान से मुतसादम नहीं है, इसलिए आज ये कानून अपाइड है। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। दूसरी जो आप बात कर रही थी कि 21 अक्टूबर के हवाले से, तो सिर्फ वो लाहौर चैप्टर के हवाले से जो बुरी इतलात है, लाहौर चैप्टर के हवाले से अपनी सरगर्मियां यानी अवामी राब्ता मुहिम तो उन्होंने खत्म कर दी है, लेकिन इस वक्त भी बड़े माइक्रो लेवल के ऊपर इवन यूनियन काउंसलर के जनरल काउंसलर्स तक जो है वो उनको हदायत जारी की जा रही है कि आपने क्या करना है, उनको टारगेट दिए जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान को भर लेगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे तो क्या वो आवाम से कनेक्ट हो पाते हैं, क्या वो यानी आने वाले दिनों में अपनी जो जमात है उसकी मकबूलियत को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, ये चीजें वक्त साबित करेगा। क्योंकि देखिए दिन उनके पास बड़े मुकद्दर हैं, एक तो उनके मुकदमात भी हैं जो कि अदालतों में जो है ज़ेरे इल्तवा हैं, उसके साथ साथ उन्होंने क्योंकि काफी अर्सा वो बाहर रही हैं, वो बिल्कुल जूम के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर लोगों से राब्ते में जरूर थे, लेकिन उन्होंने मुलाकातें भी करनी है, फिर इलेक्शन मुहिम भी चलानी है, और इलेक्शन मुहिम के अंदर वो कितने फाल और कितना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, ये तो बुनियादी चैलेंज है उनके लिए। लेकिन जहां तक रहा सवाल 21 अक्टूबर का मीनार पाकिस्तान को भरने के हवाले से, तो वो सिर्फ लाहौर का जलसा नहीं होगा, वो पूरे पाकिस्तान का जलसा है, जहां से कराची से भी लोग आएंगे, केपी से भी आएंगे, जीपी से भी आएंगे, कश्मीर से भी आएंगे और पंजाब से भी आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी एक मुल्ज़िम जमात जो कि पहली मरतबा इतनी माइक्रो लेवल के ऊपर जा रही है, उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल होगा मीनार पाकिस्तान को भरना। हाँ, ये जरूर है कि लाहौर में उनकी तंजीम के अंदर कुछ इख्तिलाफात जरूर मौजूद हैं, ये रसूलुल्लाह मलिक साहब बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ऊपर लेवल के ऊपर भी और नीचे लेवल के ऊपर भी। ठीक है जी मलिक साहब, आप हसन साहब का सवाल भी आपने सुन लिया। दूसरा मलिक साहब, ये जो इसहाक डार साहब समेत कुछ लोगों की राय ये है कि नवाज शरीफ साहब को बड़ी आसानी ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन शायद के कारण अब्बासी साहब और कुछ लोगों की राय ये है कि उन्हें पहले गिरफ्तारी देनी होगी फिर ज़मानत मिलेगी अदालत से। तो क्या समझ आती है आपको कि गिरफ्तारी उनके अमल में आ सकती है नवाज शरीफ साहब की वापसी पर? मेरे ख्याल में ये बेहतर इस पर कमेंट तो हसन साहब कर सकते हैं, क्योंकि उनके केसेस को वो फॉलो भी करते हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में अदलिया के फैसले हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद मुझे लगता है मैं आपके हिस्से के सवाल उनसे और उनके हिस्से के सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जी 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 हाँ, मुझे लगता नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। और दूसरा जिसका जिक्र हसन साहब ने भी किया कि मुस्लिम लीग नवाज का इस्तकबाल कैसा होगा, तो मेरे ख्याल में अगर मियां नवाज शरीफ आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम अपनी तंजीमों की, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की, तहसील हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगाई हैं, तो उस लिहाज से एक बड़ा जलसा या एक बड़ा इस्तकबाल करने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाएगी। रही बात मुस्लिम लीग नून के विद इन पार्टी इख्तलाफात की, ये सारे इख्तलाफात मियां नवाज शरीफ के सामने जाकर ज़ीरो हो जाते हैं। मियां नवाज शरीफ का कद का PMLN के अंदर इतना बड़ा है कि अगर मरीम नवाज और हमजा शहबाज के माबैन दूरियाँ हों या उनके दरमियान इख्तलाफात हों या अगर हमजा साहब एक्टिव ना हो, तो मियां नवाज शरीफ जब मौजूद होते हैं तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें फिर पस से पुश डाल दी जाती हैं। इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नवाज लाहौर की क़यादत है, मरीम नवाज साहबा का फैसला है, सैफ खोकर साहब को लाहौर का सदर बनाया गया है, रिजर्वेशंस हैं PMLN के अंदर, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी रिजर्वेशन रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब मियां नवाज शरीफ कहेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। यानी ख्वाजा साद रफीक साहब खोकर साहब के जो इख्तिलाफात की खबरें मीडिया पे भी आ रही हैं मलिक साहब, ये बिल्कुल सही खबरें हैं। मेरे ख्याल में इस हद तक खबरें तो दुरुस्त हैं कि सैफ खोकर साहब को पार्टी के अंदर काफ़ी जो उनके कायदीन हैं वो एज ए लाहौर के सदर के तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं है, लेकिन चूंकि ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है और उससे पहले भी अफजल खोकर साहब जो रुकने कौमी असम्बली हैं इसी हल्के से जहाँ सैफ साहब MP हैं, उस वक्त भी बहुत से लोगों ने मुखालफत की कि खोकर फैमिली को ये इतनी टिकट्स ना दी जाएं, और जो बाकी उम्मीदवार थे तो मियां नवाज शरीफ ने वीटो करके खोकर बरादरान के हक में ये फैसला किया था। तो मुझे लगता ये है कि इख्तिलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं,
लेकिन मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की अशीर बात बहरहाल खोखर बरादरान को हमेशा से रही है और अब भी मौजूद है। अब किस हद तक वो इंटरटेन करते हैं हमजा शहबाज साहब की या साद रफीक साहब की या पार्टी के दीगर कायदीन की मुखालफत लाहौर के सदर के हवाले से, जो बाजार लगता है मुमकिन नहीं होगी, इसलिए कि एक बात अपनी जगह पर तय है कि खोखर बरादरान से बेशक PMLN के लोग इख्तलाफ करें, जो अमीर मकाम साहब KPK के अंदर अपनी ज़ाती हैसियत से एक बड़ा जलसा कर सकते हैं, ऐसा ही खोखर बरादरान अपने हल्के के अंदर PMLN का जलसा जो है वो एक बड़ा जलसा कर सकते हैं। तो ये उनकी क्वालिफिकेशन है जिसको मेरे ख्याल में इख्तलाफात फिर साइड पर रख दिए जाते हैं। ठीक है जी। हसन अयूब साहब, ये जो इख्तलाफात की बात हो रही है, JUI पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग आपके सामने है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दो मतलब बड़ी जमातें थीं, 13 जमातों का इत्तेहाद, 16 महीने उन्होंने हुकूमत की, एक पेज पर रहते रहे, लेकिन अब इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी का शिकवा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, बिलावल शिकवा करते रहे, सीनियर लीडरशिप, अब तो जरदारी साहब ने खुलकर शिकवा कर दिया, मुक्तदर हलकों से भी शिकवा कर दिया। वह क्या समझ आती है आपको? देखिए, मुझे समझ ये आ रही है कि इलेक्शन आने वाली है, जनवरी में इलेक्शन है, तो एक दूसरे को कंडेम करना है। अब बात ये है कि क्या किस हद तक क्या जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, क्या वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को कंडेम करेंगे अपने जो है तकरीर में? तो मुझे नहीं लगता। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी बराह रास्त जो है वो यानी शहबाज शरीफ साहब की काबीना के वजीरों को तो टारगेट करेंगे, लेकिन क्या वो शहबाज शरीफ साहब को टारगेट करेंगे अपनी तकरीर में, या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज साहिबा को के ऊपर तनकीद करेंगे? तो मुझे नहीं लगता। अभी ये जो बेसिकली अभी इंतखाब जो इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, अभी इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जाना है, तो दीगर जमातों की तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF और पीपल्स पार्टी ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे, क्योंकि सिंध के अंदर JUIF के कुछ स्टेक्स मौजूद हैं। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर साहबा, देखिए जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज का सिंध में जो है वो मुकाबला है बनता ही नहीं है पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी काफी ज्यादा लीड कर रही है, तो नवाज भी मुकाबला नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर। इसी तरह जो ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन अगर इत्तेहाद बन जाए कुछ जमातों का, फिर मुकाबला कर सकते हैं हसन अयूब साहब सिंध में? तब भी नहीं कर सकते, तब भी नहीं कर सकते। इस वक्त तक मुझे इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए सिंध की हद तक जो है वो मैदान मुकम्मल साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, बिग सिटीज जो है कराची और हैदराबाद के अंदर, और पंजाब का मैदान कौन मारेगा? देखिए, पंजाब के अंदर तो अगर इन एब्सेंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मुझे तो मुस्लिम लीग नून का कोई मुकाबले दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अगर मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के अंदर मुकाबले में जीती है, चाहे कमजोर उम्मीदवारों के साथ भी हो, तब भी कोई ना कोई जो है उनका मुकाबला होना है। अब देखिए, एक इलेक्शन ये होता है कि आपकी जो आपकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन दूसरी चीज जो होती है कि इलेक्शन डे के ऊपर आधा इलेक्शन के निशान दिन पर होता है। आपने वोटर को ना सिर्फ निकालना होता है, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना होता है, और फिर अपने वोट को बैलेट के अंदर जो है वो बैलेट बॉक्स के अंदर पहुंचाना होता है। ठीक है, ये पूरी एक टाइम होती है, ये हर जो है वो नया उम्मीदवार शायद इसको अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। ठीक है जी। मलिक साहब, इंतखाबात कब देख रहे हैं आप, और क्या लगता है आपको कि कोई 2/3 मेजोरिटी ले सकेगा, या जिस तरह की सूरत हाल आपके सामने कि मखलूत हुकूमत ही आपको नज़र आती है, सीट एडजस्टमेंट होगी डिफरेंट पार्टीज़ की, क्या देखते हैं आप आगे? देखिए, इंतखाबात 28 जनवरी को होते हुए दिखाई देते हैं, और ये अगरचे पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, PTI वोट बैंक रखने के बावजूद लीडरशिप से महरूम है, और उनकी लीडरशिप जो है या मुकदमात का सामना कर रही है, या मफरूर है, या कुछ जेलों के अंदर बंद है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी इसी पोजीशन के अंदर है, और KPK और बलूचिस्तान के अंदर भी हालात जो मिक्स किस्म के हैं। तो लगता नहीं है कि कोई एक जमात मुकम्मल तौर पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, किसी न किसी अलायंस के साथ ही हुकूमत बनती हुई दिखाई देती है। मखलूत हुकूमत ही आपको नज़र आती है? ठीक जी, मखलूत हुकूमत। ठीक है जी। हसन अयूब साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मेरे साथ सनाउल्लाह साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नवाज ने जलसे और रैलियां मनसूख करके तवज्जो पार्टी में इख्तिलाफात हल करने पर मरकूज कर दी है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब और लाहौर चैप्टर्स के दरमियान अदम ताउन की इतलात मिलने पर यह फैसला खुद मियां नवाज शरीफ ने किया है। उन्हें लगता है कि 21 अक्टूबर के अहम दिन से पहले पार्टी वर्कर्स को थकाना कुछ मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब इससे यह भी जाहिर होता है कि मियाँ साहब अपनी वापसी के दिन पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अच्छा, छोटे मियाँ साहब शहबाज स्पीड से अपने हल्के में तकरीरें कर रहे हैं, जबकि मरियम नवाज ने तमाम चैप्टर्स को जलसे में आवाम इकट्ठी करने के लिए अहदाफ सौंप दिए हैं। मजीद क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, इसहाक डार समेत आपके वकीला ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को आसानी से जमानत मिल जाएगी, जबकि शाहिद खान अब्बासी साहब समेत कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी देकर अदालत से जमानत लेना होगी। तो अभी तक कुछ वाजे हुआ है कि आखिर होने क्या जा रहा है, कौन सी बात दुरुस्त है? देखिए इसमें कोई अबहाम वाली बात नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ का जो केस है वो काफ़ी कमज़ोर केस है और मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है, क्योंकि वो कोई जेल से फरार नहीं हुए। वो अदालत की और हुकूमत की इजाज़त से अपने इलाज की गर्ज से बाहर गए। वहाँ पर जो उनका इलाज होता रहा है उससे मुतल्लक तमाम जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश कर दिया गया है। केस जो है उसमें बाकी जो हमराही मुलज़म थे, जिनमें कैप्टन सफदर और मैडम मरियम नवाज साहबा थी, वो बरी हो चुके हैं। वो फैसला भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें इस केस के मुतल्लक हाई कोर्ट के बेंच की ऑब्जर्वेशन है कि ये बिल्कुल एक बेबुनियाद केस है। तो इस सूरत हाल में जब हम अदालत में जाएंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे कि हम इस केस में वापस आके बिफोर दी कोर्ट सरेंडर करना चाहते हैं, यानी खुद को कानून और अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर कोई वजह नहीं है कि अदालत इस बात की इजाज़त ना दे और हमें प्रोटेक्टिव बेल जो कि 2 या 4 दिन की होगी तो वो मिल जाएगी और हम उसी दौरान वापस आके तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश होंगे। अदालत अगर बिफोर अरेस्ट बेल के ऊपर उनकी अपील की समाअत करती है तब भी ठीक है। अगर पोस्ट अरेस्ट में जाना पड़ता है तो जब वो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि कानून का जो भी मंशा होगा मियां नवाज शरीफ उसे फेस करने के लिए तैयार है। वो उन्होंने नया जेल में नहीं जाना, उन्होंने जो है वो बड़ा लंबा अरसा जो है वो जेलों में गुजारा है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको उन्होंने देखा वाला हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये उनकी वापसी के बाद के हवाले से बात हुई थी राना साहब, लेकिन आपकी पार्टी ने 21 अक्टूबर से पहले की अगर मैं बात करूं तो 21 अक्टूबर से पहले जलसे मनसूख कर दिए हैं। तो क्या कोई थ्रेट अलर्ट है या फिर जो एक मौक़िफ़ आ रहा है कि सारी जो तवज्जो है 21 अक्टूबर पर रखनी है ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बची रहे और 21 अक्टूबर पर कोई रिस्क नहीं लेना है, या इसके अलावा भी कोई वजह है? देखिए, इसमें देखने में ये आया था कि जब एक आदमी को आप कहते हैं कि जी आप अपने हल्के में या अपने इलाके में जलसा करें, वो पूरा जोर उसी पे लगा देता है, खर्चा करता है और एक कामयाब जलसा करने के बाद वो फिर जो है वो मुतमईन हो जाता है कि जी बस ठीक है, मैंने अपनी हाजिरी लगवा दी है और मैंने अपना काम कर दिया है। तो उसके बाद फिर जलसा तो कामयाब हो जाता है और उस दिन फिर जिस दिन लाहौर जाना है इस इवेंट के लिए, तो उस दिन के लिए फिर लोगों के पास जो है ना वो फिर उतनी जो है ना वो तरद्दुद नहीं रहती। तो हमारा क्योंकि फोकस जो है ये जलसे नहीं है, हमारा अल्टीमेट मकसद भी ये जलसे नहीं है, वो तो 21 अक्टूबर का रिसेप्शन है, यानी रिसेप्शन में मुनक्कद होने वाला मीनार पाकिस्तान पे जलसा है। तो इसलिए हमने भी इस बात को जो है वो स्ट्रेटजिकली सोचा और लोगों की तरफ से भी था कि जी आप हमें लोगों को इकट्ठा करने, लोगों को ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करने, लोगों के खाने का इंतज़ाम करने, लोगों को साथ लेके जाने का इंतज़ाम करने के लिए टाइम दें, बजाय इसके कि हम इन
मीटिंग्स और इन जलसों में लगे रहें। तो उसके लिए फिर जो है वो अक्सर जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। कहीं कहीं जहाँ पे कुछ ज़्यादा लोगों की जिद थी या ज़रूरी था तो वो इंशाअल्लाह ताला होंगे। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से थकना तो नहीं चाहिए, इतने साल बाद लीडर आ रहे हैं तो अगर पहले भी जलसे हो जाते फिर अपनी एनर्जी बचा के भी रखते किसके लिए, लेकिन बहरहाल आपकी स्ट्रैटेजी आप लोग बेहतर समझते हैं। अच्छा राना साहब, ये जो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला शिकवा आप लोगों से कर रही है, क्यों कर रही है? इस पर भी तरह तरह के तज्जिए तबसरे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है आप लोग लाडले हैं या फिर पीपल्स पार्टी जो है उनको अपनी पोजिशन बड़ी वीक लग रही, कमज़ोर लग रही, उनकी सुनी नहीं जा रही है। नहीं, इसमें कोई लाडला और कोई किसी की अनसुनी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि हमारे मुखालफ वोट को अट्रैक्ट करेगी तो इसलिए पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे ये सूट करता है कि वो हमारे साथ इस बात का कोई ना कोई तनाज़ा किसी न किसी सूरत में जो है वो बनाए रखे, क्योंकि अगर वो हमारी हमायत में रहेंगे तो फिर हमारे मुखालफ वोट को वो अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये उनका एक सियासी बयान या सियासी तरीक़ाकार है जिसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, उन्हें सियासत करने का पूरा हक हासिल है। ठीक है। अच्छा, नवंबर के बाद ये सुनने में आ रहा है ऐसी कुछ बातें कि जी मौशी इमरजेंसी लग सकती है, ऐसी अफवाहें हैं, और मौलाना साहब को जनवरी में बर्फ़बारी की वजह से इंतखाबात नहीं दिखाई देते हैं। तो राना साहब, क्या इलेक्शन वाकई मज़ीद आगे जाएंगे? नहीं, मज़ीद आगे जो है वो जितना जाना था वो जा चुके। अब ये जनवरी फरवरी की जो बात हो रही है, चले अगर जनवरी में बर्फ़ होगी तो फरवरी में हो जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। अच्छा राना साहब, एक और अहम चीज़ कि मियाँ साहब किसी से इंतकाम नहीं चाहते हैं, ऐसा वाज़े मौक़िफ़ आ चुका है नून लीग की जानिब से। तो क्या वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब की तजवीज़ जो अब्बासी साहब ने दी उससे अग्रीड हैं, मुत्तफ़िक़ हैं? तजवीज़ ये थी कि जी चीफ़ जस्टिस, आर्मी चीफ़ और तमाम जो पार्टी सरबराहान हैं बाशमूल PTI मिलकर बैठें और साथ मिलकर बैठें, कोई हल निकालें। तो क्या कोई ऐसी तजवीज़ आपके इल्म में भी है, ये ज़ेर गौर है या ऐसा होगा, काबिल अमल है? देखिए, ऐसी तजवीज़ जो है ये कोई तजवीज़ नई नहीं है। ये तजवीज़ आपके इल्म में होगा कि 2018 में जब हमें एक रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में जो है वो इक़्तिदार से महरूम किया गया, हमें अपोजिशन में धकेला गया, हमारी जीती हुई सीटों को जो है वो हार में बदला गया और इमरान खान को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो इस सब के बावजूद भी TMLN और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें और दोनों जमातों के सरबराह ऑन रिकॉर्ड है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली में कोई वो स्पीचेस आप निकलवा लें और वो निकलवानी चाहिए, चलानी चाहिए, वो लोगों को बताना चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि आए बैठे और मुल्क को जो है वो मसाइल से निकालने के लिए एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, कुछ बुनियादी चीज़ों को तय करें, हुकूमत आपकी हो हमारी हो सब उस पर मुत्तफिक हो। यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की और उन्होंने भी कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब उठे और उठ के उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी ऐसी थी तैसी, आप तो सारे चोर हैं, आप तो डाकू हैं, मैंने तो आपको सबको जेल में डालना। तो ये एक ऐसा यानी पाकिस्तान की सियासत में फितना वारद हुआ कि जिसने तबाही करके रख दी, सियासत की भी, सियासी रवैयों की, अखलाकियात की और जो है मुल्क की मौशी जो सूरत हाल है। तो ये उस आदमी की वजह से जो है ये सारी तबाही हुई है। इस तबाही को ख़त्म करने या इसको इस मुल्क को निकालने के लिए जो है सबको मिल बैठना चाहिए, बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि इलेक्शन जो है वो हो जाए। ठीक है, इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आए, पार्लियामेंट इस चीज़ को डिबेट करे और पार्लियामेंट में इस चीज़ का हल जो है वो निकाला जाए, सभी वहाँ पे बैठे
और बैठ के जो है वो इसका हल जो है वो निकालें। और जो लोग भी पार्लियामेंट में हो, जो पार्टी पार्लियामेंट में, आपको लगता है इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट जो बने तो फिर इस तजवीज़ पर गौर किया जाए, पार्लियामेंट बैठे और वो इन बातों का हल निकाले। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सैफ खोखर साहब, राना साहब, सैफ खोखर साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान जो इख्तलाफात हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं, तो क्या जो खोखर साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम है उसको लीड करना तनाज़ा बना हुआ है, जिसमें बाकायदा फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद मुदाखलत करना पड़ी, समझाना पड़ा? जी, उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। कल शाम हम इकट्ठे एक मीटिंग में थे। अच्छा। तो अच्छा, बल्कि मेरे सामने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो है वो सैफ खोखर साहब को मुबारकबाद दी उनके कामयाब प्रोग्राम। तो ये अच्छा, बात है कि उनके दरमियान कोई इख्तलाफ। ठीक है, आपके मुताबिक कोई इख्तलाफ नहीं है ख्वाजा साद रफ़ीक का और खोखर साहब का। ठीक है जी, राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पीपल्स के रहनुमा नवीद कमर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चंद माह पहले तक सियासत में खासी एक्टिव थी, लाहौर में झंडे लगा रही थी, मुलाकातें कर रही थी, अब कदरे खामोश दिखाई देती है। क्या ये खामोशी किसी तूफान का पेशगामा है या फिर किसी तरह की मसलहत है? फिलहाल आसिफ अली जरदारी साहब ने मुख्तदर हलकों से यकसा मौका ना मिलने का शिकवा कर डाला है, जिसकी तस्दीक कमर ज़मान कायरा साहब ने भी की है। पीपल्स पार्टी को पंजाब व विफाक में निगरां हुकूमत से नून लीग की तरफदारी का शिकवा है, क्योंकि बकौल पार्टी काबीना में मुस्लिम लीग के जो हामी लोग मौजूद हैं और फिलहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी इंतखाबी स्ट्रैटेजी जो है, हिकमत अमली है, वो भी सामने नहीं लाए हैं। जबकि इंतखाबात को लेकर PTM के पुराने साथियों यानी पीपल्स पार्टी और JUI में लफ्सी जंग का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इन्हीं तमाम मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर साहब। कमर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नवीद कमर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुख्तदर हलकों से मुलाकात हुई है उसका अहवाल क्या है, कोई यकीन दहानियाँ करवाई गई? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने कहा और ये खबरों में भी आई है बात के पीपल्स पार्टी को इस बात पे तशवीश रही है जब से इंटरिम गवर्नमेंट्स आई हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ है। एक तो ये कि इंतखाबात में डिले ना हो और वक्त पे हो जाएं, दूसरा ये कि वो इस तरह से हो कि हर एक को जो है बराबरी का मौका मिले। कुछ इसमें छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, मसलन जैसे आपने खुद मेंशन किया कि अगर काबीना में कुछ लोग एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो कंटिन्यू कर रहे हैं या इवन बाद में ऐड हुए हैं, तो फिर उस पर ये सिग्नल जाता है कि शायद एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर किया जा रहा है। अब ये होना जो है आप सब जानते हैं। हमने अभी हाल ही में देखा कि जब PTI को भी इसी किस्म का मौका मिला तो उसके नताइज आज सब भुगत रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी ये समझता है कि मुझे पूरी हर चीज़ के मावरा एक फेवर मिल रहा है, तो उसके नतीजे वो नहीं होते जो कि नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में तो ये है कि सबको मौका मिले, जिसको भी एट द एंड ऑफ द डे अवाम वोट दे के आगे लाएं, उसी को जो है उस हद तक गवर्नमेंट मिले या गवर्नमेंट का हिस्सा वो लोग बने या इवन ऑपोजिशन में भी बैठे। तो अब बात ये कि हर एक को मौका ज़रूर उस लिहाज से मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो नवीद कमर साहब, एक बड़ा ये इस बात पे तबसरा हो रहा है, बड़ा तंजिया और बड़े हलकों में बात ये डिस्कस हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि बड़े फेवरेट थे जरदारी साहब के, अचानक से जरदारी साहब उनसे नाराज़ नाला क्यों हो गए? ऐसा क्या हो गया? इख्तिलाफात की वजह क्या है? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि जिस हद तक किसी से ताल्लुक़ होना या ताल्लुक़ रखना एक अलग चीज़ होती है, और कोई जो है उनका नॉमिनी बन के या उनका नुमाइंदा बन के हुकूमत में बैठे, वो एक और चीज़ होती है। तो मोहसिन नकवी साहब के केस में भी ये था कि ये ज़रूर था कि उनकी जो है एक हद तक रिलेशनशिप थी, लेकिन सिर्फ जरदारी साहब से नहीं थी, वो तो फिर PMLQ से तो उनकी रिश्तेदारी है।
उसके अलावा भी PMLN वगैरह सबके साथ ही उनके ताल्लुकात थे। तो उसको उससे न नाला होने की कोई बात है, ना ही कोई फेवरेट होने की बात है। बात सारी ये है कि जो हकीकत है कि एक शख्स बैठा हुआ है जो कि हर एक से बात कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। अच्छा नवीद साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है इसको आइन के मुताबिक करार दे दिया गया, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। मेरा ख्याल है कि बहुत एक खुशाइन बात है कि एक चीज जिसमें पार्लियामेंट को, जो कि आइन के मुताबिक एक सबसे सुप्रीम इदारा है, उसको एक हद तक पिछले कुछ दिनों में कॉर्नर कर दिया गया था, और उसका लेजिस्लेशन का हक भी जो है वो बहुत हद तक महदूद किया जा रहा था। ये एक ऐसी सोच आ गई थी कि शायद कानून बनाना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है और उस पे अमल दरामद कराना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। जब भी कोई इदारा दूसरे के एरिया में इंटरफेयर करता है, उसके डिजास्टर्स नतीजे होते हैं। मेरा ख्याल है कि आज काजी फैज साहब ने जो फैसला सुनाया है मेजॉरिटी का, वो क्लियरली इस बात को की निशानदेही करता है कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के जो उसूल हैं, पाकिस्तान का आइन उसी के बेसिस पे बना हुआ है, और उसको जो है वो सैक्रोसेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो फैसला आया, एक तो ये था कि प्रोसीजरली क्या होना चाहिए, सिंगल पर्सन की बजाय, शख्स वाहिद की बजाय कम से कम जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं वो बैठ के ये फैसला करें सो मोटो के हवाले से भी, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के हवाले से भी, कि वो वन मैन शो ना हो। जैसे आपने देखा माजी करीब में जब एक ही बेंच है 3 मेंबर्स का, जो कि सारे के सारे मुल्क के बड़े फैसले वो कर रहा था, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि आखिर जो है फाइनल अथॉरिटी अल्लाह ताला के अलावा और किसी के पास नहीं होती। तो एक जज साहब एक सुमोटो नोटिस देके और एक फैसला कर दें जो शायद उसका पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू गुजरा भी ना हो, तो उसके ऊपर अगर अपील मेरे, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे आइन के मुताबिक भी बहुत ज़रूरी था, हमारे मजहब के मुताबिक भी बहुत ज़रूरी है, और जनरली एक जूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है कि देयर हैज टू बी अ राइट ऑफ अपील। तो ये प्राइमरीली तो ये 2 इश्यूज हैं जिसको ये कानून डील कर रहा था। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि आइंदा भी आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा कानून साजी पे भी ज़्यादा तवज्जो पार्लियामेंट को देनी होगी, क्योंकि इतनी स्क्रूटनी के बाद जो चीज़ बाहर निकलती है फिर वो पुख्ता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा नवीद कमर साहब, इसी से मैं एक चीज़ को आगे लेकर चलूँगी कि जब कुछ बड़े बैठते हैं या अगर एक अकेला इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं करता, कुछ लोग मिलकर एक फ़ैसला करते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा लोगों को यकीन होता है। वो किसी की पर्सनल राय या पर्सनल ग्रजेस की बुनियाद पर कुछ चीज़ कोई इस तरह नहीं, इस वे में नहीं देख सकता इस कॉन्टेक्स्ट में। शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक तजवीज़ पेश की, आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जी तमाम जो पार्टी के सरबराहान हैं उनको, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को मिलकर बैठना चाहिए ताकि बैठकर मसाइल का हल निकाला जा सके। इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने वाल सफ़ेद की हैं। देखें, ये कोई नया प्रपोजल नहीं है, काफ़ी अरसे से ये आ रहा है कि तमाम जो मुल्क में इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैठ के मशावरत से चीज़ों को हल करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में जहाँ कि इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है और जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है ये सारी चीज़ें करने का, ये शायद ये मौका सही नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए, जो भी इलेक्ट होके आए, और फिर उसका काम है कि काफ़ी सारी चीज़ों पर, पर्टिकुलरली इकोनॉमी पे एक कंसेंसस बनाए जिसमें फिर एक लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी बने, बजाय इसके कि हम हर एक जो है 1-2 साल के लिए या एक द मोस्ट 5 साल के लिए करें, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया में कभी भी 5 साल के उस के लिए नहीं होती, बल्कि वो लॉन्ग टर्म होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। अब उसमें कौन होना चाहिए, पहला काम तो ये होगा कि पार्लियामेंट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको इसका हिस्सा होना चाहिए।
अब आईनी तौर पे और कौन उधर बैठ सकता है, कौन आ सकता है, इस पे गौर हो सकता है और पार्लियामेंट को ये फैसला करना होगा कि और कौन सी इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठ के मशावरत। अच्छा नवीद कमर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है, तमाम देखने वालों के जहन में भी आएगा, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगी कि पीटीआई की हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी खासतौर पर ये सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी और उसकी वजह क्या थी आप बेहतर समझते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नून लीग पर पीपल्स पार्टी ने पहले से बड़ी तनकीद करनी शुरू कर दी, जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बन रहा है तो इस तरह की तनकीद के शायद वो लाडले हैं, वो करीब हैं, फिर निगरान हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का आप लोगों ने इजहार किया कि नून लीग के करीबी लोग निगरान हुकूमत में काबीना में शमूलियत इख्तियार करें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा किया गया। ये क्या ये पहले से एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हार जाती है तो हमेशा की तरह सिलेक्टेड का शोर आएगा या तनकीद की जाएगी, मतलब अब तनकीद नून लीग पे करने का इरादा है? ये सवाल ज़हनों में आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये अगर हकीकत पे मबनी बात ना हो तो आप उस पर जो भी मफरूज़ा बनाएं वो बना सकते हैं ना। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक हुकूमत ख़त्म होती है और उसके बाद जो निगरान हुकूमत बनती है जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, जिसको किसी भी एक पार्टी की तरफ टिल्ट जिसका नहीं होना चाहिए, और उसमें से कुछ लोग जो है एक पार्टी के सिर्फ, हालांकि कोलिशन थी लेकिन सिर्फ एक पार्टी के लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं उसमें या बाद में ऐड भी होते हैं, तो फिर ये शिकायत तो दुरुस्त है ना। इट इज नॉट कि मैं घर पर बैठ के सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं क्या होगा कल, तो आज से मैं शोर मचाना शुरू करूँ, बल्कि उसका कोई जवाब आना चाहिए या इलेक्शन कमीशन से प्राइमरीली तो हमारा नवीद कमर साहब। लेकिन जहन में अगला सवाल ये आता है ना कि जैसी तनकीद आप लोग कर रहे हैं, आगे इंतखाबात का माहौल बनेगा, इंतखाबात कितने आगे चले जाएंगे, जैसे जनवरी से कितने आगे आप देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आप लोगों की पार्टी हार जाती है, नून लीग वैसे ही जीत जाती है, मेरिट पर जीत जाती है, तो फिर आप लोगों ने पहले से इस तरह के सवाल उठाने शुरू, शफाफियत पे तो फिर एक सवाल निशान लग गया। देखिए फिर आप मफरूज़े की बात है, अगर हार के इंशाल्लाह क्यों हारेंगे? हम एक पार्टी है जो आज कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ और आज कराओ, बाकी पार्टियां या तो कह रही हैं कि नहीं कराओ या कह रही हैं कि नहीं देखते हैं। बात यह है कि हम जब इंसिस्ट करते हैं कि इलेक्शन कराएं और जितना जल्दी हो, कॉन्स्टिट्यूशनली सही हो, तो जाहिर है कि हम भी तो कोई बेसिस रखते हैं ना जिस पे हम कहते हैं कि हमें ये पता है कि आज इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। अगर कुछ पॉकेट्स में नहीं होती तो और पॉकेट्स में होगी। तो इससे इलेक्शन से तो जो भाग रहे हैं उनसे पूछना चाहिए ना कभी आप क्या सोच रहे हैं कि कल क्या हो। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि अगर इस सिंध में भी एक इत्तेहाद बन सकता है जो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकता है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, कुछ पार्टियां अगर एक पेज पर आ जाती हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो अगर इत्तेहाद भी बन जाता है फिर भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा इतना भारी होगा कि सिंध में आप लोगों की पोजीशन मजबूत होगी, फिर पंजाब में आप लोगों की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है, थोड़ी वीक है, वहाँ पर अगर आप सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, फिर JUI के साथ आप लोगों के अच्छे ताल्लुकात है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि जंग शुरू हो गई है, तो कैसे आप कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत आप लोगों की ही होगी? भी जरा तारीख को भी जरा देख लें, पिछली जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं, क्या यही इकट्ठे होकर नहीं पीपल्स पार्टी को सिंध में अपोज करती है? मुझे तो कोई इलेक्शन ऐसा याद नहीं है जहां ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां इनमें से किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, या कुछ ऐसी सीटें हैं जहां एक पार्टी का इन्फ्लुएंस है लेकिन दूसरी उसका कोई मदद नहीं कर सकती। एक आध सीट को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि सिंध में इन सब के मिल जाने से कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ठीक है, वी आर यूज्ड टू इट, और हमें पता है कि इस सारी चीज़ के बावजूद भी, और JUI ने भी हमें कभी भी किसी भी इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किया। हमेशा हम JUI को, हालांकि कोalition में हम साथ थे, लेकिन इलेक्शंस में जब भी हमने देखा है तो JUI ने हमेशा सिंध में मुखालिफत की है। तो ये भी कोई ऐसी अजूबे की बात नहीं। जहाँ तक दूसरे सूबों का ताल्लुक है, अभी वहाँ तक आने दे, अभी शेड्यूल नहीं आया, तो देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट हो सकता है कि लोकल लेवल की एडजस्टमेंट हो सकता है, एक लार्जर एडजस्टमेंट हो। लेकिन जो बड़ी पार्टीज हैं उनमें से तो मुझे नहीं लग रहा कि उनमें से कोई भी इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी किसी लार्ज स्केल अलायंस के लिए जा रही है इलेक्शन से। ठीक है, लास्ट में जानना चाहूँगी नवीद साहब, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, कब देख रहे हैं इंतखाबात आप? इंशाल्लाह दुआ है कि जो टाइम फ्रेम अभी भी कहा जा रहा है उसी में हो जाए, वरना बड़ा डिजास्टर होगा।
ठीक है जी, नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।